हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी। आप ज़रूर बताना आप कैसे हो। और ये जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे बिहार एनएम का, जो कि इसी जुलाई में बीटीएससी का वैकेंसी आने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। तो जितनी भी बिहार एनएम बीटीएससी के मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन का सीरीज़ होगा। इस 100 क्वेश्चन से बीटीएससी में जितने भी ओबीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे इसी वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो 2-3 दिन वीडियो चलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने के साथ तो कराना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप बीटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से ज़रूर जुड़ना एंड सब्सक्राइब लाइक करना, ताकि जो भी मोर अपडेट हो वो आपको मिल सके। तो जो 100 प्रश्न की क्वेश्चन की सीरीज़ है वो शुरू करते हैं। बिहार एनएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे 100 के 100 प्रश्न जो हैं ये आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे देखने को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान ग्रेविडा और पैरा का क्या अर्थ है। देखिए, ओबीसी का है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेविडा और पैरा का अर्थ क्या होता है। हमारा इस लेक्चर्स में उद्देश्य नहीं है कि हाँ इसका बी होगा इसका सी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका बी और सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ऐसा है तो क्यों है। तभी मैं बोल रही हूँ, तभी आउट ऑफ आउट आ पाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन करो उसके साथ पूरा डिटेल से देखो, ये है तो क्यों है, क्यों है तो इसका क्या रीज़न है। इससे ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। तो हम सबसे पहले ग्रेविडा और पैरा का मतलब समझते हैं। इधर देखते हैं। देखिए क्या होता है ग्रेविडा, क्या होता है पैरा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। आपने बेबी बर्थ कितने दिए मतलब नहीं है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है और इन कैरे कुछ वजह से मिस कैरेज हो जाता है, पर वो ग्रेविडा में काउंट होगा। ग्रेविडा में प्रेगनेंसी सिर्फ कंसीव करना है, प्रेगनेंसी आपने धारण की है, सिर्फ धारण की है। ज़रूरी नहीं है आपने बेबी को बर्थ दिया है या नहीं दिया, तो वो ग्रेविडा कहलाएगा। और अगर पैरा आ जाए, मल्टी पैरा होता है ना कई बार, इसमें आपने कितने बेबी बर्थ दिए हैं, बेबी बर्थ का वो आपके पैरा में आएगा कि आपने कितने बेबी बर्थ दिए हैं, वो सारा आपका पैरा में काउंट होगा। तो याद रखना, ग्रेविडा में कुछ भी नहीं होता। मल्टी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी का मतलब होता है प्रथम। किसी के आगे अगर प्राइमी लग जाए तो प्राइमी का मतलब समझना आप प्रथम, पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पास से समझा रही हूँ, बहुत जीरो लेवल से समझा रही हूँ, ऊपर तक जाएंगे कि कैसे क्या नंबरिंग देते हैं, क्या करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमी का मतलब होता है प्रथम, प्राइमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करे, प्राइमी पैरा का मतलब वो फर्स्ट टाइम बेबी बर्थ कर रही है, उसने फर्स्ट टाइम। और इसमें अगर बेबी उसने बर्थ किया और उसकी डेथ हो गई तो भी हम इसमें पैरा में काउंट करेंगे कि उसकी डेथ होने के बाद भी, पर उसने जन्म तो दिया है ना, तो वो पैरा है। अगर उसने ट्विंस 2 बच्चों को जन्म दिया है तो उसकी पैरा कितना ज्वाइन करेंगे। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है तो जो उसकी प्रेगनेंसी काउंट करेंगे वो सिर्फ एक ही काउंट करूँगी, क्योंकि उसने प्रेगनेंसी तो एक ही रखी है ना, तो इसमें एक काउंट करूँगी, डेथ में भी काउंट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आता है कि एक एक फीमेल से उसकी बेबी हुआ और उसकी डेथ हो गई तो उसकी पैरिटी कितनी, पैरा कितनी, तो एक रहेगी। उसने दो बेबी का जन्म दिया, ट्विंस प्रेगनेंसी थी, तो उसकी पैरिटी कितनी है, एक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेन क्वेश्चन में ये आता है कि आपका इसका बताइए, 80 एटीपीएल का इसका नंबरिंग बताएं, ये कितना है। एटीपीएल का मतलब होता है जो आपका, सॉरी, जीटीपीएल, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीटीपीएल का मतलब होता है कि आप ग्रेविडा कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, जन्म दिया है या नहीं ग्रेविडा। टी का मतलब होता है टर्म्स प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा क्वेश्चन में देगा, बस आपको पता है कौन सी क्या नंबरिंग करना है। टर्म प्रेगनेंसी में ये है कि जो है वो आपने मतलब 37 वीक से पहले बाद में जन्म दिया हो, कितने 37 वीक से बाद में जन्म दिया हो बेबी को, वो आपका टर्म्स प्रेगनेंसी में आएगा। और प्री टर्म प्रेगनेंसी में क्या आएगा, आपने 37 वीक से बिफोर जन्म दे दिया है बेबी का,
तो वो प्रीटर्म प्रेगनेंसी में आएगा। अबॉर्शन का मतलब का मतलब होता है अबॉर्शन, और जो अबॉर्शन होता है वो 20 वीक्स बिफोर आपका अबॉर्शन हो गया है। 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बिफोर आपका अबॉर्शन हो गया है, वो अबॉर्शन में। और कितने जीवित बच्चे हैं, मरने वाले बच्चे नहीं, कितने जीवित हैं, 1 2 3, तो वो होता है GTPL। बहुत इंपॉर्टेंट है GTPL। सपोज दैट ग्रेविडा, उसने 3 बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, पर उसने जो जन्म दिया है बच्चों को उसने 2 बार दिया है। तो मतलब एक बार क्या हुआ है, एक बार उसका अबॉर्शन हो गया, और जितने भी बच्चे दिए हैं उसने सारे टर्म्स दिए हैं, मतलब टर्म से डिलीवरी हुई, तो ये 2 हो जाएगा। और क्या अबॉर्शन हुए हैं, अगर 3 GDPL है, 2 को जन्म दिया, तो समझो एक तो अबॉर्शन हुआ ही है। और कितने जिंदा हैं, जन्म कितने 2 को दिया और 2 जिंदे हैं। ये एज अ एग्जाम्पल है, कोई परफेक्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो यही होगा, और हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आपने देखा था अभी यूपी ट्रिपल SC एनम में कितना ज़्यादा पेपर टफ आने की वजह से बच्चों ने इतनी टफ प्रिपरेशन नहीं की थी। आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी, निगेटिव मार्किंग हो गए। तो वो सारे हमें क्या है कि हम अपनी गलतियों से ना सीखें, बल्कि दूसरे के आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि आपको ईजी दे दे, ईजी दे दिया ठीक है, डिफ़िकल्ट दे दिए तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जॉब चाहिए तो हर चीज़ के लिए ये तैयार रहना चाहिए। तो हम अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट डाउन करो अगर मैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन के अंदर जितना कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप वीडियो देखो तो साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठो, सारा नोट डाउन करो, और एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ यही रिवाइज करो। तो हम अपने क्वेश्चन में आते कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा था कि ग्रेविडा कैसे कहते हैं। ग्रेविडा का मतलब होता है जीवित बच्चे। ये तो आपने मैडम गलत बताया था, ये तो था नहीं। धारण करने, गर्भाधारण की संख्या, हाँ ये हो सकता है। गर्भाशय का आकार, ग्रेविडा का मतलब गर्भाशय का आकार हो नहीं सकता। प्रसव की संख्या, ये हो नहीं सकता। गर्भधारण, कितनी बार प्रेगनेंसी धारण कर रहे हो, और पैरक मतलब जीवित जन्म, आपने कितने जन्म दिए, ये पैरक मतलब होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट। ग्रेविडा मतलब धारण, उसने कितनी बार बेबी बर्थ किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्भावस्था के किस तिमाही पे आयरन एंड कैल्शियम की खुराक सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आयरन के क्वेश्चन से हम बताएंगे। अभी आपका यूपी ट्रिपल SC एनम का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 2026 में ही था, जनवरी में था। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, और मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि मैडम मेरा गलत हो गया। मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा रही थी यूपी ट्रिपल SC एनम वालों को। तो ये बोल रहे थे कि मैडम मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हुआ था, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, थोड़ा सा घुमा देता। वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या करना है। इधर ही करते हैं, देखिए। सबसे पहले जो आयरन फॉलिक एसिड है, ये हमें ज़रूरत क्यों होती है, आयरन की दवा हमें क्यों ज़रूरत होती है। जो आयरन हमें इसलिए ज़रूरत होती है, ये हमें एनीमिया से बचाता है, खून की कमी से आयरन बचाता है। ठीक है, आयरन पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आयरन की कितनी खुराक चाहिए। तो जो आयरन है ये हमें 60, याद रखना, जो 60, हमेशा जो कैल्शियम आयरन और फोलिक एसिड होते हैं, इनके जो यूनिट होते हैं किसमें, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ये सारे चेंज करते हैं। तो ये हमेशा mg में होगा आयरन 60 ग्राम, उसके साथ हम प्लस 500 माइक्रोग्राम, याद रखना 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम उसके साथ 500 ग्राम,
जो आयरन होता है, आयरन जो हम 60 mg देते हैं, उसके साथ 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं। सेम एजेटिक्स क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में कि जो 60 ग्राम है उसके साथ 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं। पर उसमें ये क्वेश्चन था कि अगर इससे कम हुई तो इसको हम दिन में कितनी बार, तो उसका आंसर दिन में 2 बार देना था। पर एजेटिक्स तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, पर ये कंसेप्ट जरूर है कि याद रखो जो आयरन होता है वो 60 ग्राम दिया जाता है mg, सॉरी, और जो होता है फॉलिक एसिड होता है ये 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दी जाती है। पर याद रखना जो आयरन की टेबलेट देते हैं, आयरन के साथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता भी होगा, हम इसके साथ चाय, कॉफ़ी, टी एंड कैल्शियम की टेबलेट नहीं देते हैं, क्योंकि जो अवशोषण होता है आयरन का हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, उसको ज़रूरी है लेना, वो बॉडी हमारी नहीं ले पाती, अवशोषण नहीं कर पाती है आयरन का। तो इसके साथ हम, अगर इसके साथ अवशोषण ज़्यादा कराना है कि जल्दी हमारी बॉडी आयरन अवशोषित कर ले, तो इसके साथ हम कैल्शियम, सॉरी, विटामिन सी देंगे। विटामिन सी क्या होता है कि ये जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत में इसने अवशोषण बढ़ा देना है, किसका, आयरन का। छोटी आंत में ये क्या करती है कि इसका अवशोषण बढ़ा देती है कि हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है वो अवशोषित हो जाए। तो विटामिन सी ज़रूरी है। कुछ जब आयरन का लो तो कुछ खट्टा खाओ, संतरा वगैरह खाओ, पर कॉफ़ी, चाय, दूध, कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं लेना आयरन के साथ। और जो गर्भावस्था के किस तिमाही पे आयरन और कैल्शियम की खुराक लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किस तिमाही का पूछ लिया, आपसे किस मंथ पूछ लेगा, किस वीक पूछ लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना जो आयरन है इसको हम 16वें सप्ताह से शुरू करते हैं। अगर सप्ताह की आ जाए तो 16वें सप्ताह से शुरू करते हैं आयरन की दवा लेना। अभी हम वीक्स या मंथ पे नहीं जा रहे हैं, आप पहले समझो 16वें सप्ताह पे शुरू करते हैं। तो 16वें सप्ताह का मतलब समझ रहे हो, अगर आपका पहली तिमाही होता है तो इसमें 0 से 12 वीक्स का काउंट करते हैं। इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर को बोलते हैं 13 से, कितना बोलते हैं, 13 से 28 वीक्स बोलते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 से, जो होता है आपका 40 वीक्स होता है, 29 से 40 वीक्स बोलते हैं। तो जो 16वें सप्ताह है, तो ये याद रखना 16वें सप्ताह दूसरे ट्राइमेस्टर से, दूसरी तिमाही से आयरन फोलिक एसिड लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन फॉलिक एसिड कब लेते हैं, 16वें सप्ताह से या सेकेंड टाइमेस्टर से। कितनी लेते हैं, 60 mg लेते हैं, उसके साथ 500 माइक्रोग्राम का फोलिक एसिड दोनों लेते हैं। अब ये है कि जो आयरन है, ये आयरन ही हमारी बॉडी में सेम अवशोषित नहीं होता। जो आयरन है ये फेरस Fe+2 में ऑब्जर्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, Fe+2 में ऑब्जर्व होता है हमारे बॉडी में। Fe+2 में ये अवशोषित होता है, कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। किसकी मदद से होता है, विटामिन सी की मदद से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस जो होता है, फेरस आयन के नाम से, या इसे Fe+2 के नाम से भी आ सकता है सेकेंड टाइमेस्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान ब्रिक्सन हिग्स संकुचन क्या है। सबसे पहले ये ब्रिक्सन हिग्स संकुचन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है कि होल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शन होते ही रहते हैं। कोई सही कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ बॉडी के लिए गलत होते हैं। जो आपका ब्रिक्सन हिज कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है। फॉल्स का मतलब गलत कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या होता है कि जैसे पेट दर्द होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, ऐसा फील होता है कि जैसे डिलीवरी हो रही, पर इसमें डिलीवरी नहीं होता, ये फॉल्स होता है। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। ब्रिक्सन इस कॉन्ट्रैक्शन में कोई पेन नहीं होता, पेनलेस होता है, सिर्फ इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और ये कब से शुरू होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्सन हिज कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होते हैं। शुरू तो आपके सेकेंड टाइमेस्टर में हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फील होगा। पर आपका जो थर्ड टाइमेस्टर है, वहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फील कब होते हैं, थर्ड टाइमेस्टर में। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, दर्द, फिर आप लोग फिर जाते हो हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से रिटर्न हो जाते हो, क्योंकि जो ब्रिक्सन इन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये फॉल्स होते हैं, इसमें पेनलेस होते हैं, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, पर कोई दर्द नहीं फील होता है।
तो ये ब्रिक्सन इस कॉन्ट्रैक्शन है, ये कब शुरू होते हैं? ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फील कब होते हैं? ये थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम फील होते हैं। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पाल्पेशन नहीं करते हैं। आपको पता है ना कि अगर प्रेगनेंसी में कुछ हमें जांच करनी होते हैं, ऑक्सल्टेशन, पाल्पेशन हम फील कर सकते हैं, उसको ऑक्सल्टेशन सुन सकते हैं, इंपेंशन, एक्सपेंशन उसको देख सकते हैं। तो ब्रिक्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी पाल्पेशन नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है ब्रिक्सन हिट्स में क्या नहीं करना चाहिए? पाल्पेशन नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा शुरू सेकेंड टाइम इसमें होते। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि गर्भावस्था के दौरान जो ब्रिक्सन हिट्स कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या होते हैं? असली प्रसव पीड़ा होते नहीं होते, ये झूठे संकुचन होते हैं। वेरी गुड। ये झूठे, ये गर्भाशय का संक्रमण है? बिल्कुल नहीं। गर्भपात का लक्षण है? नहीं। ये सेकेंड टाइमेस्टर में दिखते हैं। पर सबसे ज़्यादा हमें सुनाई कब देते हैं, फील कब होते हैं? ये थर्ड टाइमेस्टर में सुनाई देते हैं। इसका राइट ऑप्शन ये झूठे संकुचन है। तो जो थर्ड का है ऑप्शन बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गर्भावस्था में प्री एक्लेम्सिया के खतरे के संकेत क्या है? देखो, प्री एक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही है। इसमें क्या है? इसमें सारे ओबीजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओबीजी के। ओबीजी से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता। अगर बीटीएससी में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओबीजी के, तो 19 क्वेश्चन एजेटिक्स आपके कंसेप्ट से होंगे, एक दो क्वेश्चन बाहर हो सकते हैं, पर सारे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से होंगे। क्योंकि पता है क्वेश्चन वो किसी भी तरह से बना सकते हैं, पर कंसेप्ट तो एक रहेगा ना। समझो, कंसेप्ट एक है हमारे पास, ब्रिक्सन इज कॉन्ट्रैक्शन। कंसेप्ट एक है, क्वेश्चन हम 100 बना सकते हैं, 200 बना सकते, कोई लिमिट ही नहीं है क्वेश्चन की। तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। और कंसेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट पढ़ना चाहिए और अच्छे वे में पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन के साथ पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एक्लेम्सिया और क्लेम्सिया। इसमें क्या डिफरेंस है प्री एक्लेम्सिया और क्लेम्सिया में? जो आपका प्री एक्लेम्सिया है, ये समझ लो कम कॉम्प्लिकेटेड है इक्लेम्सिया से। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 140/90 140/90 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा। आपको पता है ना नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/120 कितना होता है? 80 होता है ना, mmHg। 120/80 mmHg होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका नॉर्मल होता है। और नॉर्मल से कितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हो जाए, ये आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तो वो प्री एक्लेम्सिया है। इसके साथ प्रोटीन यूरिया भी होना चाहिए। प्रोटीन जो आपके यूरिन में है ना, उसमें प्रोटीन आने लगता है, तो प्रोटीन यूरिया भी होना चाहिए। इसकी जांच करेंगे, प्रोटीन यूरिया होना चाहिए। प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ओडीमा भी होता है, एक्स्ट्रामिटीज जितने हाथ पैर में होती है, सूजन होता है, तब ये प्री एक्लेम्सिया होता है। क्या होता है? प्री एक्लेम्सिया होता है। पर जो इक्लेम्सिया होता है, ये सारे सिम्टम्स होंगे, ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा, प्लस कन्वर्जन आएंगे, मतलब आपको दौड़े भी आएंगे। तो ये किसका सिम्टम्स है? इक्लेम्सिया का है। सिर्फ कन्वर्जन या दौड़े के लिए बोल दे तो वो इक्लेम्सिया है, तब इसको हम क्या कहेंगे? प्रीक्लेम्सिया नहीं, इक्लेम्सिया बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इक्लेम्सिया कब बोलेंगे? जब ये सारे, इतना ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया होना चाहिए, ओडीमा होना चाहिए, और इसमें ओडीमा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसमें एक्सट्रीमिटीज़ में होगा, पर इसमें ओडीमा होल बॉडी में हो जाता है, मतलब पूरे शरीर में आपको ओडीमा मिल जाएगा, तो वो आपका इक्लेम्सिया कहलाएगा। इक्लेम्सिया अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी यूपी ट्रिपल एससी एनम में पूछा गया था क्वेश्चन 2026 में, कि जो इसकी मतलब MgSO4 की कितनी हम अमाउंट में देते हैं। तो सबसे पहले प्री एक्लेम्सिया क्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो ड्रग ऑफ चॉइस आपका MgSO4 है। क्या है ड्रग ऑफ चॉइस? MgSO4 है। इसकी कितनी डोज देते हैं? इसमें जो होता है पूरा हम 14
ग्राम देते हैं। क्वेश्चन था माइक्रोग्राम, mg, मिलीग्राम, पर याद रखना 14 ग्राम देते हैं। क्या पता इससे आपसे टफ पूछ ले तो 14 ग्राम कैसे देते हैं। जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनना। इसमें जो 4 ग्राम है MgSO4 ग्राम, माइक्रोग्राम नहीं, इसको IV देंगे। और बाकी जितना आपका 10 ग्राम है इसको IM देंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि IV होगा IM होगा, क्योंकि टीचर्स ने सिर्फ कभी पढ़ाया तो 4 ग्राम पढ़ा दिया IV के साथ, और कभी टीचर ने पढ़ाया 10 ग्राम IM के साथ। उन्होंने बताया नहीं कि पूरी डोज कितनी देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डोज 14 ग्राम देंगे। ये यूपी ट्रिपल एस सी एनम 2026 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। क्यों बोलते हैं कि PYQ इंपॉर्टेंट होता है? PYQ से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस तो सेम है, बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, क्या मतलब, बस सिलेबस तो सेम है। तो हम PY का क्यों एनालिसिस करें? तो MgSO4 14 ग्राम देंगे, 4 ग्राम IV देंगे, 10 ग्राम IM देंगे। इक्लिम्सिया प्रीक्लिम्सिया दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4 है। MgSO4 का मतलब होता है मैग्नीशियम सल्फेट। याद रखना, कई बार MgSO4 ना लिखा हो तो ये लिखा होगा मैग्नीशियम सल्फेट। कई बार हम ऑप्शन ढूंढते रहते, वो होता ही नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। ये ओवरऑल था जो इक्लिम्सिया प्रीक्लिम्सिया से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने दावे के साथ हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसकी ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि जो प्रीक्लिम्सिया है उसके सांकेतिक लक्षण क्या है? केवल उच्च रक्तचाप होना। उच्च रक्तचाप, सूजन, दर्द, दृष्टि में धुंधला, उल्टी नहीं, बुखार नहीं। हमने आपको केवल का ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो बी ऑप्शन इज राइट। कितने सिंपल होते हैं जब हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो क्यों ना हम लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमें कंसेप्ट समझना चाहिए। कई बार हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, वो भी टिक मार्क मार के। क्या मतलब है? कंसेप्ट पढ़ो, 1000 क्वेश्चन करो, पर कम से कम एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कॉन्सेप्ट से चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, APG APGAR APGAR जिसे हम अपगार स्कोर बोलते हैं, का उपयोग कब किया था? अपगार स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक बार अपगार स्कोर को बहुत डिटेल्स में देख लेते हैं कि अपगार स्कोर क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले जो अपगार स्कोर है वो होता क्या है? एक मिनट, अपगार स्कोर, इसमें अपगार स्कोर में 5 टर्म्स हैं, हम 5 देखेंगे। सबसे पहले जो अपगार स्कोर है ये दिया किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन और डेट 1992 में वर्जीनिया अपगार ने दिया था। अपने नाम से उन्होंने दिया था, वर्जीनिया अपगार। किसने दिया था? वर्जीनिया अपगार ने, वर्जीनिया अपगार ने दिया था। कब दिया था? 1952 में वर्जीनिया अपगार ने दिया था। इसमें क्या होता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम चार्ट के, ए से होता है अपेरेंस। क्या होता है अपेरेंस? आपको क्या दिख रहा है। अपेरेंस मतलब दिखना होता है ना, आप बच्चे में क्या देख रहे हैं, वो क्या देखना है वो भी बताते हैं। और पी से होता है पल्स रेट, कि मतलब पल्स कैसे देखोगे एक छोटे से बच्चे को, वो एक्सप्लेन करते हैं। जी से ग्राइमेंस देखेंगे, उस बच्चे में क्या है, ग्राइमेंस क्या है वो देखते हैं। और ए से क्या देखते हैं? ए से देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है वो कितना एक्टिव है। और आर से देखेंगे उसकी रिस्पायरेशन रेट, नहीं देखेंगे रिस्पायरेशन, क्योंकि उस बच्चे में भी रिस्पायरेशन होगा नहीं, उसके कितने रिस्पायरेशन एफर्ट मार रहा है, एफर्ट्स, वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जो अपगार स्कोर होते हैं उसमें हम नंबरिंग देते हैं, कौन सा नंबर बेस्ट होता है। 0 नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आपको 0 नंबर मिले अच्छा होगा। 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर। तो जो अपगार स्कोर में होता है मिनिमम कितने नंबर दे सकते हैं, कम से कम कितने नंबर दे सकते हैं, कम से कम 0 दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे कितने नंबर दे सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम 2 नंबर दे सकते हैं। टोटल स्कोर कितना होता है?
बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल स्कोर 10 होता है। अबगार स्कोर में टोटल स्कोर 10 होता है। मिनिमम 0 नंबर दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर दे सकते हैं। आता है कि मतलब अगर हमें 7 से 10 नंबर मिले तो या बीटीएससी में जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट 10 में से। ऐसे ही अबगार स्कोर है कि अगर अबगार स्कोर में आपको 7 से 10 मिलते हैं, आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छा है, मतलब इसे आप घर ले सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं आपका अबगार स्कोर 4 से 6 आ जाए, कितना आ जाए आपका अबगार स्कोर 4 से 6, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, ये मॉडरेट है, इसे दिखाओ। अगर आपका 0 से 3 आ जाए, वेरी सीवियर है, इसे रिस्पायरेशन या इसे एनआईसीयू में तुरंत एडमिट करो। क्या ये बहुत ज़्यादा सीवियर है बेबी? अगर 0 से 3 उसे मार्क्स मिलते हैं, पर हम मार्क्स देंगे कैसे, वो एक्सप्लेन करते हैं। अपीयरेंस, अगर देखेंगे जो बेबी है उसका पूरी बॉडी ब्लू है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसे हम 0 नंबर देंगे। ब्लू या पीली है तो हम तुरंत उसे 0 नंबर देंगे। अगर बेबी की जो बॉडी है वो मतलब थोड़ी-थोड़ी सी ब्लू है और मतलब पूरी बॉडी उसकी पिंक है, और जो हाथ-पैर हैं वो उसके पिंक, मतलब पूरी बॉडी पिंक है पर उसके हाथ-पैर थोड़े-थोड़े से नीले या पीले जैसे हैं, तो उसे हम 1 नंबर देंगे। अगर वो होल बॉडी बिल्कुल पिंक है, गुलाबी है, तो उसे हम 2 नंबर देंगे, याद रखना। तब उसे हम कितने नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। अगर वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीला पड़ा है, तो उसे 0 नंबर देंगे। पल्स, पल्स का मतलब होता है कि वो रो रहा है, अगर वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है तो 0 नंबर देंगे। थोड़ा-थोड़ा रो रहा है, मतलब रो रहा है, शांत हो रहा है, तो उसे 1 नंबर देंगे। बहुत ज़्यादा वीप कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा है, कितना बहुत ज़्यादा चिल्ला-चिल्ला के रो रहा है, तो उसे हम कितने नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। ग्राइमेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब उसका एक्टिविटी, वो मतलब फ्लेक्स है, मतलब कुछ मूवमेंट कर रहा है या फिर ऐसे ही बैठा है लिम्फ किए, तो 0 नंबर देंगे। अगर थोड़े हाथ-पैर हिला रहा है, मतलब फ्लेक्शन है हाथ-पैर में, तो 1 नंबर। अगर एक्टिव मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन कर रहा है, तो इसे 2 नंबर देंगे। एक्टिविटी में आ जाएगा वो ग्राइमेंस में, सॉरी, फ्लेक्शन देखेंगे, पर जितना, 1 मिनट, थोड़ा-सा ये मिस्टेक हो गया है, सॉरी। पल्स में हमने वीप का कर दिया, ग्राइमेंस का कर दिया है। ओके, हाँ। तो अब क्या है कि ये कह रहा है पल्स, पल्स आपका पल्स रेट होती है, देखी जाती है। अगर पल्स अब्सेंट है ही नहीं आपके पास, अब्सेंट है, तो अब्सेंट में से 0 नंबर दे दोगे। अगर उसकी पल्स 100 से कम है, नॉर्मल आप बताना कमेंट में कितनी होती है। 100 से ज़्यादा है तो 2 नंबर दे देंगे, क्योंकि जितनी नॉर्मल से ज़्यादा है तो नंबर देने में क्या जा रहा है। 100 से ज़्यादा है तो 2 नंबर दे देंगे, अगर 100 से कम है तो हम 1 नंबर देंगे, अगर एब्सेंट ही है तो 0 नंबर। अब आता है ग्राइमेंस में, इसमें आता है कि आपका बेबी कितना रो रहा है। अगर बिल्कुल नहीं रो रहा है 0, थोड़ा रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है 2 नंबर। अब आता है एक्टिविटी में, वो अपने हाथ पैर बिल्कुल भी हिला नहीं रहा है, तो उसे 1 0 नंबर। थोड़े बहुत कर रहा है 1, बहुत एक्टिविटी कर रहा है तो 2 नंबर। अब आता है रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन में क्या होता है कि क्योंकि पल्स है, रिस्पायरेशन में भी उसकी हम, अगर वो जितना ज़्यादा रोएगा, स्ट्रॉन्ग वीप करेगा, तब भी हम रिस्पायरेशन ही देखते हैं। अगर वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ना रो रहा है, ना साँस, ना एक्टिविटीज़, ना छींक रहा है, तो उसे 0 नंबर देंगे। कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, इरेगुलर कर रहा है, धीरे-धीरे कर रहा है, तो 1 देंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग रो भी रहा है, मतलब एक्टिविटी, रोना ही मेनली रिस्पायरेशन का होता है, तो उसे 2 नंबर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेशन से क्वेश्चन आता ही है कि मतलब इसमें हम अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेंस, एक्टिविटी, रिस्पायरेशन देखेंगे। 1992 में वर्जीनिया अपगार ने दिया था। 7 से 10 नॉर्मल होता है, 4 से 6 मॉडरेट होता है, 0 से 3 सीवियर होता है, मिनिमम 0 स्कोर होता है, मैक्सिमम 2 होता है, टोटल 10 नंबर का होता है। अपगार स्कोर, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट। अपगार स्कोर से क्वेश्चन आते ही हैं। आप प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठिए, इस सब चीज़ों को नोट डाउन करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने में ही काम आएंगे।
तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा था जो अबगार स्कोर है उसका कब यूज़ करते हैं। एक यूज़ करने वाला है, ये मैं भूल गई आपको बताना कि इसका यूज़ कब करते हैं। जो अबगार स्कोर होता है, अबगार स्कोर का यूज़ हम एट द बर्थ करते हैं। एट द बर्थ का मतलब इसका जैसे ही बेबी बर्थ होगा तुरंत करेंगे, मतलब 1 मिनट में करेंगे। फिर कब करेंगे? फिर हम 5 मिनट में करेंगे। और अगर वो सीवियर रहा तो हम नेक्स्ट 10-15 मिनट ऐसे मूव ऑन कर सकते हैं। बट ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि हम अबगार स्कोर एट द बर्थ करेंगे एंड 5 मिनट में करेंगे। तो जो अबगार स्कोर होता है गर्भावस्था के दौरान करते हैं, भाई नहीं करते। प्रसव के समय बेबी ही नहीं है, स्तनपान के दौरान कोई मतलब ही नहीं है। नवजात के शिशु के जन्म के तुरंत बाद। बी ऑप्शन इज राइट। समझ में आया? बी ऑप्शन इज राइट। अबगार स्कोर कब करते हैं? जन्म के तुरंत बाद 1 मिनट में, 5 मिनट में। ये किसने दिया था? 1992 में वर्जीनिया अबगार ने दिया था। मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और जो मिनिमम हम 0 दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, टोटल स्कोर 10 होता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजेरियन सेक्शन कितने दिनों तक टाँकों की देखभाल करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी ना होना। जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं है तो जो टाँके होते हैं उनकी देखभाल कब? सबसे पहले आता है कि सिजेरियन सेक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जो सिजेरियन सेक्शन है हुई है तो उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो उसे हम 1 घंटे बाद कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में एनेस्थीसिया लगाया जाता है। वो एनेस्थीसिया पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्या होता है, इसके पहले हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, एनेस्थीसिया उससे भी आ जाए, तो इसके लिए हम 1 घंटे बाद कराते हैं। अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो। तो टाँकों की देखभाल कब करनी चाहिए? 7 दिन तक हमें टाँकों की देखभाल करनी चाहिए। बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया का अर्थ क्या है? गर्भाशय का संक्रमण होना, प्लासेंटा का गर्भाशय के निचले स्तर में आ जाना, गर्भनाल को उलझना, प्लासेंटा का फटना। प्लासेंटा प्रीविया, एब्रोपिटो प्लासेंटा दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जब चांस ज़्यादा है तो एक्सप्लेन करना भी बनता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो प्लासेंटा प्रीविया है ये होता क्या है। प्लासेंटा प्रीविया, जो प्लासेंटा प्रीविया है और इब्रोपिटो प्लासेंटा, दोनों में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मैडम ये है क्या, और हैं समझ आ गए तो दोनों पढ़ लिया, दोनों का मतलब मिक्सअप हो जाता है कि अब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसे इब्रोपिटो प्लासेंटा बोलें या प्लासेंटा प्रीविया बोलें। अबॉर्शन लिख गया। प्लासेंटा प्रीविया, प्रीविया जो प्लेस एब्रोपिटो प्लास, अरे सॉरी क्या हो रहा है, 1 मिनट। एब्रोपिटो प्लासेंटा, एब्रोपिटो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया। जो प्लासेंटा प्रीविया होता है इसमें क्या होता है, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। क्या होता है इसमें आपका पेनलेस ब्लीडिंग तो होगी पर पेनलेस ब्लीडिंग होगी, इसमें आपको कोई पेन नहीं होगा। पर एब्रोपिटो प्लासेंटा में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग होती है। प्लासेंटा प्रीविया पेनलेस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लासेंटा नीचे आ जाता है, कुछ नहीं होता, प्लासेंटा नीचे आ जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। इसमें प्लासेंटा समय से पहले अलग होने लगता है, प्लासेंटा से यूट्रस से अलग होने लगता है, सेपरेट होने लगता है। बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होती है एब्रोपिटो प्लासेंटा में। प्लासेंटा प्रीविया में पेनफुल ब्लीडिंग नहीं होती है पर धीरे धीरे प्लासेंटा अलग होने लगता है। जो एब्रोपिटो प्लासेंटा है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसके टाइप्स हैं, पहला आपका जो एब्रोपिटो प्लासेंटा का टाइप्स है ये रिवील्ड है,
रिवील्ड का मतलब जो ब्लीडिंग होगी वो हमें दिखेगी, वजाइना के बाहर आएगा। कंसील्ड का मतलब क्या होता है? कंसील्ड का मतलब छुपी हुई है। इसमें ब्लीडिंग ना प्लासेंटा के पीछे छुप जाती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और मिक्स्ड, थोड़ी ब्लीडिंग बाहर आएगी, थोड़ी छुप जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट 3 टाइप के जो प्लासेंटा प्रीविया होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ये भी हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग देख सक रहे हो, मतलब देख पा रहे होगे कि ये ना इसमें 4 टाइप्स हैं, कि मतलब जो प्लासेंटा प्रीविया 4 टाइप्स का होता है। इसमें आपको 3 दिखा रहे हैं, ये होते 4 टाइप्स के हैं। इसको बोलते हैं लो लाइंग प्लासेंटा। फर्स्ट होता है, इसमें नॉर्मल दिखा रहा है, देखो ये तो समझ जाओ कि ये नॉर्मल है। हमेशा जो प्लासेंटा होता है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में होता है। कहाँ होता है? यूट्रस के ऊपर। यूट्रस के अपर सेगमेंट में क्या होता है? प्लासेंटा। अपर सेगमेंट में, जो अपर सेगमेंट में है, वो अपर सेगमेंट में क्या होता है? प्लासेंटा। ये जैसे है, ये प्लासेंटा है, ये आपका बेबी है, ये नॉर्मल है। इससे पहले अगर प्लासेंटा इधर आ जाए तो ये फर्स्ट टाइप होता है लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। लो लाइंग, नीचे लेटा हुआ प्लासेंटा प्रीविया। अगर इधर आ जाए, अगर ये थोड़ा इधर आ जाए, इंटरनल ओस के पास में आ जाए, ये इंटरनल ओस है, ओस के पास ना आए, ये सिर्फ इधर आ जाए, तो इसे मार्जिनल बोलेंगे। पार्सली में क्या होगा कि ये इंटरनल ओस को आधा कवर करेगा। क्या करेगा? आधा। देखो ये आधा कवर कर रखा है, तो इसे पार्सल प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्लीट, टोटल लिखा है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। इंटरनल ओस को इसने पूरा कवर कर लिया है। इंटरनल उसको पूरा कवर कर ले, उसे कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। याद रखना, लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, पार्सल एंड कंप्लीट या टोटल प्लासेंटा प्रीविया 4 टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि प्लासेंटा प्रीविया का अर्थ क्या है। तो जो प्लासेंटा प्रीविया गर्भाशय का संक्रमण तो बताया ही नहीं, इसने बताया पेनलेस ब्लीडिंग होना, ये होगा नहीं। प्लासेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में आ जाना, यस, प्लासेंटा जो होता है वो गर्भाशय के निचले हिस्से में आ जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। प्लासेंटा प्रीविया क्या है? प्लासेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में आ जाता है, तो बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था में जो जीडीएम है, इसका पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट इसने नाम पूछा है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है क्यों? इसका मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जेस्टेशनल एज में डायबिटीज़ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, ये सही भी हो जाती है, पर इन केस कई बार कॉम्प्लिकेशन होते हैं, नहीं सही भी होती है। पर ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान होती भी है और प्रेगनेंसी के दौरान सही भी हो जाती है। तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। तो इसको जीडीएम भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म इसने पूछ लिया, बहुत ईजी है। जीडीएम, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ये जेस्टेशन के टाइम आ जाता है, जेस्टेशनल के टाइम। ये इसका फुल फॉर्म है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो इसका बी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। सिंपल बात है मैडम, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है। इंसुलिन कम होगा, ब्लड में इंसुलिन बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन कम हो जाता है, तभी ब्लड में बढ़ जाता है, और तब आपको जीडीएम हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। ये मेनली कब होता है? ये सेकेंड ट्राइमेस्टर्स में होता है, याद रखना। ये हमें देखने को 24 से 28 वीक्स में मिल जाता है, जो कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ये आफ्टर डिलीवरी सही भी हो जाता है। तो ये 24 से 28 वीक्स में हो जाता है। और याद रखना है, इसमें फीटल्स को क्या प्रॉब्लम होगी, जो भ्रूण है बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आता है कि माइक्रोसोमिया किस में देखा जाता है, माइक्रोसोमिया किस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो बेबी का वजन होता है वो 4
किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है। माइक्रोसोमिया बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? ये जीडीएम में मिलता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में मिलता है। किस में मिलता है? जीडीएम में। 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है, उसे बोलते हैं माइक्रोसोमिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले पॉलीडिस्पेसिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आया भी हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में। पॉलीडिस्पेसिया, ये यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में क्वेश्चन आया था, ठीक। पॉलीडिस्पेसिया। सेकेंड है पॉली यूरिया, इसका मतलब क्या है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। एंड थर्ड है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, जो पॉलीडिस्पेजिया है इसका मतलब होता है प्यास अधिक लगना। जब आपको जीडीएम होगा तो आपको प्यास ना बहुत ज़्यादा लगेगी, थोड़ी थोड़ी में प्यास प्यास लगेगी, बार बार पेशाब यूरिन पास आउट करने का मन करेगा, ज़्यादा लगेगी। और इसमें भूख भी ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस यही है कि इसमें तीन, ये सबसे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम में 2026 में पूछा गया था। पॉलीडिस्पेसिया प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीयूरिया यूरिन पास आउट करने ज़्यादा जाओगे, पॉलीडिस्पेसिया भूख ज़्यादा लगेगी। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बच्चे में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? माइक्रोसोमिया होता है। इसमें जो वजन होता है वो 4 किलो से ज़्यादा हो जाता है। ये में देखने को कब मिलता है? 24 से 28 वीक्स में देखने को मिलता है। जीडीएम होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन की कमी हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुबेला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रुबेला से, कि जो रुबेला संक्रमण गर्भावस्था के किस तिमाही में सबसे ज़्यादा होता है? सबसे बात आती है रुबेला। रुबेला होता क्या है और क्यों होता है? रुबेला एक इन्फेक्शन है, रुबेला एक वायरस है। रुबेला किससे होता है? वायरस से होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रुबेला है वो किससे होता है? रुबेला आपके वायरस से होता है। और ये जो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टाइमेस्टर में देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है? फर्स्ट टाइमेस्टर में देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। और जो रुबेला है, रुबेला हमें किससे प्रिवेंट, रुबेला को प्रिवेंट करने के एमएमआर वैक्सीन लगाएंगे, मिजल्स मम्स रुबेला या एमएमआर मिजल्स रुबेला। पर ये प्रेगनेंसी में नहीं लगाते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्योंकि क्यों नहीं लगाते मैडम? क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। जितनी भी लाइव वैक्सीन है ये सारी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। तो ये इसको बचाने के लिए देंगे कब? 1 महीने पहले प्रेगनेंसी कंसीव करने से। जब आप प्लानिंग कर रहे हो उसके 1 महीने पहले हम रुबेला वैक्सीन दे सकते हैं। पर प्रेगनेंसी के टाइम हम ना तो एमएमआर देंगे ना तो एमआर देंगे, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हो जाता है, इसमें मेन सिम्टम्स क्या हैं इसके? इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3C बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3C। कैट्रैक्ट, जो आंखों में मोतियाबिंद होता है, कैट्रैक्ट। कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट, कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड आपको कोई भी डिफेक्ट होना, ये रुबेला है, बहुत डेंजरस है। कार्डियक डिफेक्ट हो जाता है। एंड लास्ट होता है कि जो आपका कॉकलियर है वो डिफनेस होता है, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कॉकलियर, कॉकलियर आपको एनाटॉमी पढ़ा होगा, ये एक ईयर का पार्ट होता है। कॉकलियर इंपॉर्टेंट है, अगर हम नेक्स्ट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ डिस्कशन करते हैं कॉकलियर। जहाँ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। और डिफनेस, इसमें क्या होता है कि जो होता है इसमें हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। 3C है, कैट्रैक्ट, कार्डियक अरेस्ट एंड कॉकलियर प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट है। रुबेला वैक्सीन फर्स्ट टाइमेस्टर में देखने को मिलती है। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है ये वैक्सीन नहीं देते। मेन क्वेश्चन आता है जो रुबेला है इसकी फैमिली कौन सी है? पहले इसको टैगो वायरस में रखते थे, पर अभी रिसर्च होते ही रहते, तो इसे मेंटिनो वायरस में रखा गया। टैगो वायरस से ना होके ये मेंटिगो वायरस की फैमिली में रखा गया। तो एक बार इसका फाइनल रिवीजन करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो रुबेला है ये फर्स्ट टाइमेस्टर में देखने को मिलता है। इसमें एमआर वैक्सीन, एमआर
MMR वैक्सीन नहीं देते क्योंकि ये दोनों लाइव वैक्सीन है और इसलिए भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानेंगे कैसे? तो इसमें 3 साइंस हैं: कैटरैक्ट, कार्डियक डिफनेंस, कॉक्लियर डिफनेंस, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम, सुनाई ना देना, प्रॉपर हियरिंग प्रॉब्लम। क्या होगा आपको? हियरिंग प्रॉब्लम होगा। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट टाइमेस्टर, ए इज़ राइट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि रुबेला गर्भावस्था किस खतरनाक होता है? फर्स्ट टाइमेस्टर में होता है। और इसे हम वैक्सीन कब देंगे? जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले हम जब प्लानिंग करते हैं तब वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, KMC मदर केयर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो KMC है मदर केयर है, इसके क्या लाभ हैं? सबसे पहले जो आता है KMC, इसको ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखते हैं, नेक्स्ट पेज नहीं है, यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं। KMC इम्पॉर्टेंट है क्योंकि KMC क्या होता है? कंगारू मदर केयर। ये कब देते हैं और किस बच्चों को देते हैं? जिनका लो बर्थ वेट बेबी हो, जिनका वजन 2 किलो से कम हो, उनको देते हैं। या फिर प्री टर्म बेबी हो, समय से पहले उनका जन्म हो जाए, प्री टर्म बेबी, तो KMC देते हैं। KMC कोई भी दे सकता है, फैमिली मेम्बर्स। इसमें क्या होता है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं। KMC क्या होता है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं और इसे कोई भी दे सकता है। ज़रूरी थोड़ा नहीं मदर दे, फादर्स दे, कोई भी दे सकते हैं। पर मिनिमम कितने घंटा? वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम कितने घंटा? 24 घंटे, सॉरी। कब 24 घंटे? मिनिमम 1 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे। लो बर्थ वेट बेबी प्री टर्म में देते हैं, कोई भी दे सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखते हैं। कब तक देते हैं? जब तक बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर ना हो जाए। केवल गर्मी प्रदान करने के लिए नहीं, केवल वजन बढ़ाना नहीं, केवल संक्रमण रोकना नहीं, त्वचा से त्वचा में संपर्क रखने के लिए, तापमान नियंत्रण करने के लिए, स्तनपान को सुधार करने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। KMC से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, थ्योरिकल ही बनता है, वो आप कर लोगे और कोई डाटा बेस्ड नहीं होता है। तो 10 का ऑप्शन इज बी इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, POCD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका ये भी क्वेश्चन आ जाता है, PCOD। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि COD का मतलब क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है सिंड्रोम्स वाला, क्योंकि ये इंडोक्राइन सिस्टम से हमारे जुड़ा रहता है और ये कम होता है। ये तो हमारे ओवेरियन से ही होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे से आपके सिस्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इसमें छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट बनने के कारण जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो अब नॉर्मल होने लगती है। तो इसमें क्या होता है? अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल, वजन बढ़ना और चेहरे में बाल, मुहासे, हार्मोनल प्रॉब्लम, वॉइस चेंज होना, ये सारे पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम से होते हैं या पॉलीसिस्टिक डिजीज से भी होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप स्मेयर कितने समय के अंतराल में कराना चाहिए? जो आपका पेप स्मेयर है ये कराते क्यों हैं? क्यों कराते हैं? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर होता है। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके लिए कराते हैं? सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या कराते हैं? पेप स्मेयर टेस्ट कराते हैं। इसमें पता चल जाता है कि हमें सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। और सर्वाइकल कैंसर को कितने समय के अंतराल में कराना चाहिए? एवरी 3 साल के अंतराल में कराना चाहिए। और ये कौन से वायरस से होता है? APV, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के द्वारा होता है। इसे 3 साल में कराते हैं। ये सर्विक्स कैंसर के लिए। अगर इसकी वैक्सीन के बारे में पूछा जाए तो ये जो वैक्सीन होता है ये 15 से 19 साल के बच्चियों के लिए परफेक्ट होता है, हमें देना चाहिए। इसमें 2 डोज होती है। इसमें एज 0 मंथ में दे दें, जैसे ही 15 मंथ हो, फिर उसके 6 से 12 मंथ के बाद इसमें 2 डोज होती है। इंपॉर्टेंस है, अब तो गवर्नमेंट इसे फ्री भी लगवा रही है जिला अस्पताल में। तो पेप स्मेयर परीक्षण टेस्ट कितने अंतराल में करते हैं? 3 साल के। क्यों करते हैं? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके? सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या करते हैं? पेप स्मेयर टेस्ट करते हैं। किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पेप्लोमा वायरस की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोमेट्राइटिस। इंडोमेट्राइटिस क्या है? कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की सबसे इनर लेयर, यूट्रस की सबसे इनर लेयर पे
इन्फेक्शन हो जाना। उसके लक्षण क्या है? बुखार नहीं, खांसी कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बात यूट्रस की कर रहा है। तीव्र मानसिक धर्म में दर्द, बांझपन, पेल्विक दर्द, ये जितने भी होंगे ये सारे इंडोमेट्राइटिस में होंगे। इंडोमेट्राइटिस होता है तो कई बार जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होती है वो भी पेनफुल होती है, उसमें बहुत तरह की महक भी होती है, तो वो इंडोमेट्राइटिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रॉइड के उपचार में क्या हो सकता है? केवल दवाएं हो सकती हैं? नहीं, केवल सर्जरी। कई बार दवाएं सर्जरी भी की जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें थोड़े थोड़े ना फाइबर्स, ये पहले फाइबर कहाँ होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मूथ मसल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्मूथ मसल्स में होते हैं, और ये नॉन कैंसरस होते हैं। छोटी छोटी सी गांठ पड़ जाती है, ये कैंसर नहीं होते हैं, नॉन कैंसरस, या इसे हम बिगनिंग ट्यूमर बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बोल सकते हैं? बिगनिंग ट्यूमर। फेब्रॉइड से इतना ही आएगा, बिगनिंग ट्यूमर। इसे दवाएं सर्जरी के द्वारा ख़त्म कर दे सकते हैं। ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्मूथ मसल्स में होते हैं। किस में होते हैं? स्मूथ मसल्स में। और ये नॉन कैंसरस होते हैं, कोई कैंसरस का नहीं होता। तो 14 का बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कौन सा होता है? यूटीआई होता है। और किसे होता है? सबसे ज़्यादा फीमेल्स को होता है। और भाई फीमेल्स को क्यों होता है? क्योंकि जो इसका यूरेथ्रा होता है वो मेल के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है मेल के कंपेरिजन बहुत छोटा है, क्योंकि फीमेल का 4 सेंटीमीटर होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेल को कम यूटीआई होता है फीमेल, क्योंकि उसका यूरेथ्रा का साइज बड़ा होता है, फीमेल का यूरेथ्रा का साइज कम होता है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन यूटीआई है। किसकी वजह से होता है? ई वायरस, ई की वजह से होता है, इस्चरिया कुलाई की वजह से। केवल बुखार आता है? नहीं, पेशाब में जलन होती है, जलन, बार बार पेशाब, पेट दर्द होना, इरिटेशन, दाने पड़ना, खुजली होना, ये सारे कारण हैं। तो 15 का बी ऑप्शन इज राइट। ये सारे नोट डाउन कर लेना। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वाइकल। फिर से देखो, ये क्वेश्चन आ गया है कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? हेपेटाइटिस बी? ये नहीं। बीसीजी? ये किसके लिए लगाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। टिटनेस? टिटनेस के लिए ही लगाते हैं। किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी की वजह। एचआईवी वैक्सीन लगवाते हैं, एचपीवी वैक्सीन लगवाते हैं। और ये कब लगवाते हैं? जो फीमेल्स होती है 15 से 18 या 19 ईयर्स के में लगा देते हैं। 2 डोज लगाते हैं, एक उसी महीने, एक 6 से 12 मंथ के बाद लगाते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीनोपॉज के बाद कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? मीनोपॉज कब होता है? ये होता है 45 से 55 की एज में होता है। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 महीने तक अगर ना आई, 12 मंथ तक ना आई लगातार, तो उससे हम क्या मान लेते हैं? मीनोपॉज। ना, इसमें कौन से हार्मोन कम हो जाते हैं? इसमें 2 हार्मोन कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दोनों हार्मोन कम हो जा सकते हैं। आ सकता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कौन से हार्मोन कम होते हैं? तो ये दोनों हार्मोन कम होते हैं। बढ़ते कौन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों बढ़ जाते हैं मेनोपॉज में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बढ़ते हैं। तो कह रहा है कम कौन हो जाता है आपका? एस्ट्रोजन कम हो जाता है। इंसुलिन से कुछ मतलब नहीं, थायराइड से कोई मतलब नहीं, एंड्रोलिन से। बी ऑप्शन इज राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी का मुख्य कारण क्या है? यौन संचरित, फंगल इन्फेक्शन, परजीवी? प्लीज़ इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इतना पढ़ाने के बाद इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवेरी का कैंसर, ओवेरी में तरल थैली बढ़ जाना, संक्रमण, फटना। इसका भी 2 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू सो मच। सॉरी, 2 का आप बताना। थर्ड जो 20 क्वेश्चन है, बर्थ पिल्स का मतलब क्या है? गर्भधारण को बढ़ाना, गर्भधारण को रोकना। बी ऑप्शन इज राइट। जितनी भी बर्थ पिल्स होती हैं, डेली, सहेली वगैरह जो होती हैं, सहेली वगैरह जो होती हैं, उनका जो यूज़ होता है पिल्स वगैरह का, वो गर्भधारण को रोकती हैं, ताकि आप अनचाहे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ नर्स नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अभी बीटीएससी एएनएम के, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। बीटीएससी जितने भी आपके बिहार एएनएम के क्वेश्चन है
वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप प्लीज़, थैंक यू सो मच, आपने देखा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नेस्ट। हम अगले मंथ आपको एक टेस्ट रखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेस्ट में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मेरी फेवरेट बुक है PR यादव, वो मैं आप सबको डिस्ट्रीब्यूट दूंगी आपके घर पे एड्रेस पे होम डिलीवर करने के लिए। थैंक यू सो मच।